हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार PS 12 मैथ में। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है 17 फरवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था आपका मैथ का, उसमें जो मैथ का पेपर आया है आपका CBSE बोर्ड में, उसका आज हम एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, पहले कराते हैं MCQs। जो आपके MCQs आते हैं 20 MCQs, और कुछ हम एक्स्ट्रा चीज भी यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि बहुत से बच्चों ने काफी मिस्टेक किए हैं एग्जाम में देते समय। जैसे कि एक बोर्ड कॉपी मिलती है इस तरीका से, इतनी बड़ी साइज की होती है, बिल्कुल सेम यही साइज होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉपी है आपकी इस तरीका से मिलती है बोर्ड में, तो यहाँ पर आपका नाम होता है इस जगह, इधर नाम होता है आपका, कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। जो नाम होता है उसको आप फिल करना होता है, गोले भरने होते हैं, मतलब उसको मार्क करना होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है आपका अनुक्रमांक, जिसको रोल नंबर बोला जाता है, उसको फिल करना होता है। तो जहां जहां आपका डिजिट है, मान के चलो इसमें जितने भी डिजिट्स के खाने हैं, ब्रैकेट्स मतलब ये वाले बॉक्स हैं, उसको उसके नीचे ही फिल करना होता है गोले में। जैसे वन वन लिखा आपने, तो वन को वन वाली डिजिट पर ही गोला करना है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने गलती की है, तो हम इसलिए समझा रहे हैं आपको, आगे आप गलती ना करें। और अच्छे से फर्स्ट पेज जो होता है इसका बोर्ड कॉपी का, इसको अच्छे से आप केयरफुली ध्यान पूर्वक फिल करें। ठीक है, भले ही 5 से 10 मिनट लग जाएं, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक अच्छे से फिल करें। ठीक है, फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, बोर्ड कॉपी में यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दें यहाँ से। ठीक है, तो समझ गए इस बात को आप। अब हम दिखाते हैं, किसी बच्चे का हमें पेपर मिला है, ये पेपर है किसी बच्चे का, यूपी CBSE बोर्ड का किसी बच्चे का पेपर है, तो हम इसको आज सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिया स्टूडेंट्स। तो आज क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, देवांश प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि कोई देवांश नाम का छात्र है, वो उसने प्रूफ किया ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए, जो इस इफ यदि ही फाउंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, कॉमा देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रूव्ड ट्रू। तो इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है ये जो इस कंडीशन को फॉलो कर दे। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है, एक सिमिलर है। सिमिलर क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, समरूपता की कसौटी। ठीक है, तो इसको किस तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, समझिए आप। जैसे कि हमको दिया गया है, यहां से पकड़ते हैं इसकी हिंट, ये है यहाँ से पॉइंट। तो इस ट्राइंगल को पहले बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाएंगे पहले ABC। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर ABC। ठीक है, ये सिमिलर है। तो ट्राइंगल PQR, उसने पहले ही बोल दिया ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपके, बहुत ट्राइंगल किस टाइप के हैं, PQ और आपका R। दूसरी बात हमें ये देखना होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब होता है एक दो तो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, और इसमें C एंगल R के इक्वल है। तो C एंगल देखते हैं, C एंगल कौन सा है और R वाला एंगल कौन सा है। तो इसके C के करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इस वाले ट्राइंगल के R के इक्वल है। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। जब इसने ये बोल दिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के इक्वल, और अपने आप में एक सिमिलर पॉइंट है, सिमिलर ट्राइंगल है, और क्राइटेरिया दे रखा है SAS। तो यहाँ से हमें कहाँ से शुरुआत करें जिससे ये इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये जो एंगल आपका दिया गया है, जब ये एंगल है तो यहाँ से हम लिखेंगे AC। इसके जो करस्पॉन्डिंग जो होता है, देखो कोई भी दो ट्राइंगल है, आपने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, कोई भी दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं AC इस ट्राइंगल के लिए, ABC के लिए, मतलब बोल सकते हैं इन ट्राइंगल लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में। इस ट्राइंगल में देखते हैं एंगल C बराबर है एंगल R के। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब इसको देखते हैं, जो इसका रेशियो होगा AC, एक तो एंगल मिल गया, एंगल तो पहले से ही दे दिया इसने, क्योंकि एंगल की बात कर रहा था यहाँ पर। दूसरे पॉइंट पर क्या है, दूसरे पॉइंट पर है इसमें साइड, दो साइड इक्वल करो, तो साइडों का रेशियो देखते हैं AC।
AC देखेंगे, AC अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग साइड है PR, AC के करस्पॉन्डिंग मतलब AC और BC, इसको ले लेंगे AC और BC लेंगे यहाँ पर, AC अपॉन BC इज इक्वल टू होगा PR अपॉन QR। अब देखते हैं ये एंगल बिल्कुल इनके बीच में आ गया, तो यही तो बोला साइड एंगल और फिर साइड, तो दो साइड और वन एंगल, तो इसका मतलब यही तो क्राइटेरिया गिवन है। तो इसको देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में गिवन है आपका, तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन QR। तो इस वाले में तो है नहीं, AC PR ये नहीं है ऑप्शन, और PR अपॉन QR AC ये ऑप्शन अपोजिट दे रखा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी इसमें लगाया होगा या जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया होगा वह उसको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और आगामी जो एग्जाम होंगे उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा आपका जो आपका एमसीक्यूज आया था सेकंड, ये कह रहा इन द गिवन फिगर, मतलब आपके दिया गया कोई डायग्राम है, PQ इज ए टेंजेंट, इधर PQ क्या है, P और Q एक टेंजेंट है जिसको बोलते हैं स्पर्श लाइन, टू द सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, S इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच डेट, जो इस प्रकार है, जो एंगल आपका SQT, SQ और T, मतलब ये एंगल स्टूडेंट, ये एंगल आपका 55 डिग्री दे रखा है, कितने डिग्री का, 55 डिग्री। फाइंड करना मेजरमेंट, ये जो M लिखा हुआ ना इसको बोलते हैं मेजरमेंट, मतलब इसका माप, इसकी माप क्या होगी किसकी, जो एंगल आपका दे रखा QPS, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है जी, हमें फाइंड करना इधर एंगल QPS इज इक्वल टू व्हाट, राइट। ऑप्शन आपके सामने गिवन है 55 डिग्री, बी ऑप्शन 20 डिग्री, सी ऑप्शन 35 डिग्री और डी ऑप्शन है 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, काफी बच्चों ने हमने देखा था बहुत गलत आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जो आपका सर्कल वाला चैप्टर है, उसमें एक थ्योरम होती है कि कोई भी यदि कोई आपका सर्कल है, उस सर्कल पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे ढली हुई जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट और जो सेंटर होता है, इस टेंजेंट से जो रेडियस होती है ये 90 डिग्री पर होती है, मतलब यहाँ से कितनी डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो इसके बेस पर हम ये देख सकते हैं, ये एक टेंजेंट है, इससे सेंटर पे एक रेडियस है, तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। कितने का हो गया, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये 55 डिग्री, तो यहाँ से लीनियर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है जी, ये 55 डिग्री, इसको ऐसे समझ लो, इस तरीका से, इसको ऐसे समझो आप, ये परपेंडिकुलर है, इसको इस तरीका से समझ लो। ठीक है, ये दे रखा आपका 55, ठीक है, और ये आपका दे रखा 90 डिग्री। तो इस एंगल को पूछ रहा, तो इसमें इस वाले एंगल को निकाल लो, पहले इस वाले एंगल को फाइंड कर लो यहाँ से। जब ये 90 और ये 55 हो गया, 90 और 55 ये कितना हो गया ऐड होके 125, और ये टोटल होता 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 125 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। ये 35 डिग्री, जब ये 35 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री। अब ये एंगल आपका 35 डिग्री और ये टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया, मतलब यहां से मुझे फाइंड करना QPS। अब QPS पे जाओ, Q P और S, इस एंगल पे देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में 90 और इसको ऐड कर लो, कितना हो गया, इस वाले एंगल को 90 और 35 को ऐड कर लो, 90 और 35 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताइए, इसको ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 में से, मतलब 180 ये हो गया ना यहाँ पर। ये एंगल मुझे फाइंड करना
ये एंगल मुझे फाइंड करना, इनको सम कर लो, इसका सम कर लीजिए, इन दोनों का सम कर लो, कितना हुआ बताइए। अब देखो ये कितना हो गया, ये 35, ये एंगल आपका 35, 35 हो गया 70, ये 70 ये कितना हो गया 110, ये कितना एंगल हो गया 110। जब ये 110 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये एंगल हो गया आपका 70 डिग्री। ये 90, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 और ये 70, 90 70 कितना होगा 160, या इसको ऐसा करो 160 इसको में से सपरेट कर लो। भाई इन दोनों एंगल देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल को देखो, इसके बेस पर हमने ये फाइंड कर लिया। तो यहाँ भी तो एक ट्राइंगल है, इसको निकाल लो, तभी देखो क्यू पी ओ निकालो या क्यू पी एस निकालो, बात वही है। एंगल तो पी पूछ रहा है, एंगल तो पी को ही फाइंड करा रहा है। तो 90 प्लस 70 कितना हो गया 160, 160 180 में से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 20, कितना आया 20। तो ये एंगल कितनी डिग्री का आएगा जी 20 डिग्री का। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है 20 है, तो ऑप्शन आया आपका 20 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 20 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ रुक करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन थर्ड में, इन एन एपी, मतलब एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। इसमें दे रखा है इफ ए एन माइनस ए 8, ये सफिक्स में जो दे रखे हैं ए 14 माइनस ए 8 इज इक्वल टू 24 दे रखा है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो एपी का कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, इसको बोला जाता है डी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एपी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो ए एन और ए 8 होता क्या है, तो देखो पहले हम इसका बेसिक समझाते हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन एथ टर्म निकालने का। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है इसका। लेकिन इसमें कह रहा है कि ए 14 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब है जहां पर एन है वहां 14 रख दीजिए आप। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ए 14 माइनस ए 8 इज इक्वल टू 24 इसमें गिवन है। काफी सिंपल एमसीक्यूज आया हुआ है। ए 14 का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 14 माइनस वन का मतलब है 13 डी और माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ ए 8 का मतलब है ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 8 माइनस वन का मतलब है 7 डी और इज इक्वल टू दे रखा 24। आप सोचोगे आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगा दी, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस आया हुआ है, बच्चों ने यही गलती कर दी होगी, यहाँ माइनस ना लगा के इसको डायरेक्ट कर दिया होगा प्लस, केवल ए को ही माइनस माना होगा, तो ए तो एक कैंसिल आउट, लेकिन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मान ली होगी, तो यहीं से क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका ये है, ए प्लस का 13 डी, अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो माइनस ए माइनस के 7 डी बराबर 24। अब ए से कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, क्योंकि प्लस का है और माइनस का है, कैंसिल आउट, राइट। अब 17 वो सॉरी 13 डी और 7 डी, अब यहाँ से वैल्यू कितनी बनी बताइए, यहाँ से 13 में से 7 कैंसिल आउट कर लो, कितना बनेगा 6 डी, समझ गए, 6 डी इज इक्वल टू 24। अब डी से इसे 6 से इसे डिवाइड कर लो, तो डी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, डी की वैल्यू क्या आएगी 4, और डी को मैंने क्या बोला था कॉमन डिफरेंस, तो इसमें 4 कहाँ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए आप, इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उन्होंने देखते ही आंसर कर दिया होगा तुरंत। अब बच्चों ने देखो कहाँ गलती की होगी, मैं इसमें गलती और बता दूं आपको, बहुत से बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उन्होंने कहाँ गलती की होगी। सब जानते हैं इस फॉर्मूले को और ये भी लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पर गलती की होगी, इसको लिख दिया होगा ए प्लस का 13 डी और माइनस का ए और प्लस का 7 डी और बराबर 24। ए से तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं मिल रही, समझ गए नहीं समझ गए, यहाँ पर वैल्यू क्या बननी है 20 डी बराबर 24, इस तरीके से। फिर इसको इसके अपॉन में ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर भी बच्चों ने जब ऑप्शन आया तो यहीं से बिगड़ गया होगा, छोड़ दिया होगा, ये नहीं हो रहा क्योंकि ऑप्शन ही मैच ना होगा। समझ गए ना, समझे आप, इस तरीके से। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आर रेशनल इज। इसमें कंडीशन दी गई यदि ये रेशनल है, ठीक है, इक्वेशन रेशनल है तो विच रूट्स, इसका कौन सा ऐसा रूट्स होगा p का रूट्स बताना, किस p के वैल्यू के लिए इसका मान रेशनल होगा, इसकी वैल्यू रेशनल होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक तो आपका ग्रेटर देन हो, ठीक है, और इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए किसी भी नंबर से, ठीक है, और वे परफेक्ट नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? परफेक्ट नंबर होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब समझते हो आप? जैसे 25 है तो परफेक्ट नंबर है, 4 है परफेक्ट नंबर है ना, 1 है परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू बताओ, इधर 1 है, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू यहाँ पर p है माइनस p, और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? c की वैल्यू है 6। इस प्रकार से हम कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूले में पुट करते हैं बी स्क्वायर मतलब माइनस p का स्क्वायर और माइनस का 4, और a की वैल्यू बताइए क्या है? 1, और c की वैल्यू आपकी क्या है? 6, और इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या बनेगी? d की वैल्यू, मतलब d की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ से निकालते हैं हम। जब ये इसके इक्वल है तो d का मतलब है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p की वैल्यू बताओ यहाँ पर, p स्क्वायर माइनस का 6 4 जा 24। अब इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें? इन 4 ऑप्शनों में से जो अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाए और अपने आप में एक परफेक्ट नंबर बन जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। यदि मैं 1 को यहाँ पर पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 24, तो ये बन गई माइनस के 23। अब ये 23 बन गया, इसका मतलब ये रेशनल ना हुआ, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। समझ गए? तो ए ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि अपने आप में परफेक्ट नंबर भी नहीं है। समझ गए? दूसरे नंबर पर लेता हूं, पी के प्लेस पर लेता हूं, जब मैंने 1 लिया अब के लेता हूं -5। तो -5 का मतलब यहाँ -5 का स्क्वायर और माइनस का 24, तो -5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस का 24। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 आया। 1 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर भी है जी, समझ गए? और 1 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर भी है नहीं है परफेक्ट नंबर, और पॉजिटिव नंबर भी है। और ऑप्शन देखें, यदि मैं इसको लेता हूं 25 को, यहाँ पर 25 को लेता हूं, 25 को लूंगा कितना आ जाएगा? इधर 25 का स्क्वायर कर लो और माइनस का 24 कर लो। 25 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 625 और माइनस का 24। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 1 बना और इधर 0 और इधर करना, इधर वैल्यू बनी 601। ये परफेक्ट नंबर नहीं है किसी का भी। समझ गए? पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? अब मैं √5 को लेता हूं यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका पहले ही हमारा बी आ गया, पहले ही बी आ गया, मैंने अभी बता दिया आपका परफेक्ट भी आ गया, और ये इस वाले पॉइंट पर ये लाई करता है जी। ठीक है, अब जब मैं इस ऑप्शन को पुट करता हूं तो यहाँ पर तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 और माइनस का 24, ये तो पहले ही माइनस की वैल्यू बनेगी, तो ये तो वैसे ही नहीं लेना क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इसका मतलब है इस एमसीक्यू, इस जो एमसीक्यू आपका दिया गया है इसका ऑप्शन आया बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, आप इसे नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया स्टूडेंट, इसमें कह रहा है आपका, ये कहता है क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, आपके फिगर जो आपका दिया गया डायग्राम है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। जो आपका पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड दिया गया है। सच डेट जो इस प्रकार है, जो एक्स पी की वैल्यू है, एक्स पी सच रेशियो पी वाई, एक्स पी रेशियो पी वाई की वैल्यू 2:3 दे रखी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर है। पी और क्यू की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट, ये वैल्यू बिल्कुल 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट है, राइट। अब यहां से समझेंगे, ये वैल्यू दे रखा है, ये रेशियो में है, तो एक्चुअल रेशियो का मतलब होता है ये रेशियो में जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें कुछ वैल्यू मान लो,
समझ गए। इसको ले लेंगे 2, इसको ले लो 2x और इसको ले लो 3x। अब एक बात मुझे बताइए, ये 2x हो गया 3x हो गया, यदि मैं यहाँ से x और p की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, x और y की वैल्यू, तो यहाँ से x y की वैल्यू जब फाइंड करूंगा तो x y की वैल्यू क्या है बताओ, xp और प्लस का ypy। अब इसको देखो, इसमें आ गया आपका xp की वैल्यू 2x और प्लस py की वैल्यू 3x, वैल्यू कितनी क्या बन गई यहाँ पर 5x, जो कि इसके इक्वल है। समझ गए नहीं समझे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये x और p है तो इसको मैं 2 ले लूंगा एक्यूरेट, और इसको ले लूंगा मैं 3 जो दे रखी है, राइट। ये 2 है और ये आपका 3 है यहाँ से यहाँ पर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है कि x अपॉन मतलब xp अपॉन, समझ गए, xp अपॉन xy, मतलब दो ट्राइंगल है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें। एक तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे के बेस पर देखें, ये ट्राइंगल है और एक कंप्लीट ट्राइंगल है, यहां से ध्यान देना आप, एक कंप्लीट ट्राइंगल और ये वाला, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए जब ये पैरेलल है तो ये एक्स पी जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल अपॉन में होगी, करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है ये साइड और इसका ये साइड का रेशियो, मतलब एक्स वाई इज इक्वल होता है ये साइड और अपॉन में ये वाली साइड, मतलब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और टोटल ट्राइंगल की ये वाली साइड, इसको बोल देंगे वाई जेड। समझ गए इस बात को आप। तो एक्स पी की वैल्यू बताओ क्या है, 2 है, ठीक है जी। और एक्स वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 5 थी, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू बताइए 5 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 5 है। और वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वाई जेड तो फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब जानते हैं, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 5 5 25, और वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 25/2, और 25/2 का हाफ कितना होता है बताइए, 12.5। यही तो आपका सॉल्यूशन होगा 12.5, राइट। इस बात को आप समझ गए तो कौन सा ऑप्शन लाई करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आप मैच कर लें अपने पेपर को, ठीक है। कर लीजिए नोट यहाँ से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है तो, और काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें कह रहा है फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा के लिए। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बताइए, क्या होते हैं एक्यूट एंगल, वे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन हो, ठीक है, और 0 डिग्री से ग्रेटर देन हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो कोई भी एंगल ले लो, तो उसमें दिया गया है यदि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 है, कॉमा देन 8 sec थीटा प्लस 1/8 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल होगा, ए ऑप्शन 64/63, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 65/63 और डी ऑप्शन 1। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब मुझे एक बात आप मुझे यहां से समझाइए, जब cos थीटा बराबर 1/8 है तो cos का अपोजिट होता है sec, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 8 नहीं हो जाएगा। जब इसको अपॉन में करोगे तो इसको भी तो अपॉन में करोगे, तो 8 नहीं बन गया sec थीटा बराबर 8। कुछ नहीं करना, जहां sec थीटा वहां 8 पुट कर दो, खत्म कहानी। 8 एड डिजिट, और जहां sec थीटा वहां पर 8 और प्लस 1 अपॉन 8, और जहां पर sec थीटा वहां पर 8 और -1। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन कहां था, 8 8 द 64 और प्लस 1, 8 8 द 64 -1, 64 में 1 ऐड करेंगे 65, 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 63। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने देखे होंगे ताश जो होते हैं, ताश की एक गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों को इस प्रकार फेंटी की जाती है, गड्डी जो होती है सफल्ड डेक, जिसके कार्ड होते हैं टोटल कार्ड 52। पहले तो यही पार्ट पता होना चाहिए, जो कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं टोटल कार्ड्स।
तो टोटल कार्ड्स लिखेंगे, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, राइट। अब इसमें कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए 10 और ए किंग, ए 10 और ए किंग। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कोई पत्ता इस प्रकार यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वह पत्ता या तो 10 है या फिर किंग है। तो हम आपको बता दें जो 10 होते हैं, 10 के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके 4 कार्ड्स, और आपका किंग के जो कार्ड्स होते हैं, किंग कार्ड्स वो भी होते हैं आपके 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 8। मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम हुआ वो 8 हुआ, और टोटल कार्ड्स आपके 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता आपका फेवरेबल ऑफ आउटकम जो कि 8 थे, और टोटल अपॉन कार्ड। टोटल कार्ड्स कितने 52, टोटल कार्ड्स कितने 52। 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड कर लो 26, 2 से डिवाइड कर लो 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कर लो 13 टाइम। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बस ऑप्शन ई पे जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए आप इस बात को, ठीक है। तो नोट करो, ये काफी सिंपल क्वेश्चन थे, पेपर भी काफी सिंपल आया था सीबीएसई का, और जो हमने बताए थे ना क्वेश्चन बिल्कुल वही आए हैं जो कि तो उठ के, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया स्टूडेंट्स, ये कह रहा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पी पॉइंट दे रखा माइनस क्यू कॉमा माइनस का 2 एंड क्यू पॉइंट्स गिवन है आपका 10 कॉमा 4 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। तो ये कह रहा कोई भी लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट है आपके पास, इसको वाई एक्सिस पर किस रेशियो पर इसको डिवाइड करता है, तो इसमें रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से हमें कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वह पॉइंट है कौन सा जिस लाइन पर ये दोनों को डिवाइड करता है। तो वह पॉइंट आपका पी पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे इसको। तो पी पॉइंट है, मतलब ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर जो आपके पॉइंट होते हैं ना उसको स्टूडेंट्स इस प्रकार लिखा जाता है 0,1, क्योंकि इस पर एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 1 होती है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई, राइट। अब 2 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, इसको ए दे दीजिए नाम, पी पॉइंट दे रखा है क्यू पॉइंट। तो आपका जो पी पॉइंट है माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2, इसको लिख सकता हूं x1 कॉमा y1। समझ गया आप। आपका दूसरा पॉइंट दे रखा है क्यू पॉइंट, इसका पॉइंट आपका 10 कॉमा 4, इसको लिख सकता हूं x2 कॉमा y2। ये आपके कोऑर्डिनेट है। इन दो पॉइंटों को इस लाइन पर, मतलब इस पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पूछ रहा है, m1 m2 की वैल्यू का रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से फाइंड करना m1 रेशियो m2। तो हम आपको बता दें एक फॉर्मूला होता है क्लास 10th में, सेक्शन फॉर्मूला उसे बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा होता है कॉमा के बाद, मतलब ऑर्डिनेट के इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जब ये ऑप्शन एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसमें इतना टाइम क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ मान सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट दे रखे हैं आपके 0,1। अब इसके पॉइंट इसमें पुट करेंगे, m1 की वैल्यू m1 रखो, x2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, x2 की वैल्यू बताइए 10 प्लस m2 की वैल्यू m2 रखनी होगी, और x1 की वैल्यू क्या है इसमें माइनस का 4, x1 की वैल्यू माइनस का 4 और अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा में इस वैल्यू को एडिजिट नोट कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, मैंने आपको पढ़ाया होगा जब कोई दो ब्रैकेट आपस में इक्वल होते हैं तो एफ सीसा वाली पॉइंट एफ सीसा के इक्वल होता है और ऑर्डिनेट के इक्वल। तो किन्हीं दो को बराबर ले लो, ठीक है, एफ सीसा को इक्वल ले लो या ऑर्डिनेट को, बोले तो भुजिया कोटी को बराबर ले लो। इसके इक्वल ले लेते हैं इसको, जब इसको इसके इक्वल लेंगे तो ये पॉइंट 0 में चला जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को लिख लो m1 10m1 माइनस के 4m2 इज इक्वल टू 0।
4m2 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब उधर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 10m1 इक्वल टू आ जाएगा 4m2। ठीक है, अब इसको m1 को ऐसे ही रखिए एडिजिट, इस m2 को इसके अपॉन में ले आइए, m2 4 अपने आप एडिजिट है, केवल m2 इधर आया था तो 10 को इधर ट्रांसपोज कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो वैल्यू क्या बनेगी 2/5। तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 2:5। कौन सा ऑप्शन आया स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इतना समय नहीं लगता जो मैंने इसमें लगा दिया, हम तो इसे डायरेक्ट करते हैं, यहीं पे पॉइंट मानते, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। आप इसे नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन था 9 नंबर का, आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपलेट फॉर्म दे रखी है आपकी ऑफ सेक के अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए ऑप्शन साइन है, बी ऑप्शन टेन है, सी ऑप्शन कॉस है के, और डी ऑप्शन कॉस है। तो इसको भी करते हैं सॉल्व, जल्दी से देखो कैसे हम इसको उड़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स दिया गया है सेक के अपॉन अंडर रूट में, हम जानते हैं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सिंस कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। मुझे चाहिए यहाँ से, मैं 10 की वैल्यू निकालता हूँ, 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके प्लेस पर बताओ मैं कितना पुट कर सकता हूँ, ये वैल्यू है तो ये वैल्यू है इसमें है जी, इसके प्लेस पर मैं 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो सेक ए एडिजिट, जहां पर ये वैल्यू है तो इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर से ए अंडर रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, इधर बना सेक ए और इधर बना 10 ए। सब जानते हैं सेक ए अपॉन 10 ए क्या होता है कॉस ए के, ना तो कर लीजिए, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 10 ए क्या होता है साइन अपॉन कॉस ए। इसको इससे डिवाइड कर कैंसिल आउट कर दो, 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका कॉस ए के। इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन स्टूडेंटों का ऑप्शन नंबर सी था वो उनका ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा है एक वायर है, जो वायर आपके सामने दी गई है मतलब डायग्राम में, इज अटैच है फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट से अटैच है, मतलब इस पॉइंट से अटैच है, वायर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी, ऑन द ग्राउंड टू टॉप, इस टॉप तक, इस ग्राउंड से, ऑफ ए पोल बीसी, इस बीसी के पोल पर बंधी हुई है, ये पोल है आपका, ठीक है, ये क्या स्टूडेंट्स, ये पोल है आपका, मेकिंग एन एंगल एलिवेशन इज एज 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इफ ए बी इज इक्वल टू दे रखा 5√3 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, आपके पास हाइपोटेन्यूस गिवन है और बेस गिवन है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो है जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हमें दे देता है? तो यहाँ से होता वो, उसका नाम है कॉस। तो कॉस 60 इज इक्वल टू होता 10 सी बी ए की तरफ चलते हैं, इन ट्राइंगल सी बी ए में फॉर्मूला होता कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका दे रखा 5√3 राइट, और ये क्या आपका एल, एल को क्या बोलते हैं लेंथ दे रखी है जो हमें फाइंड करना है, समझ गए आप, हाइपोटेनियस। तो cos 60 की वैल्यू होती है √3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है बताइए, cos 60 की वैल्यू √3 होती है, बताओ क्या होती है, नहीं, देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, समझ गए। तो 5√3 और अपॉन में एल, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल की मल्टीप्लाई 1 में तो एल आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 10√3 आ गया, मीटर है तो यूनिट मीटर लगा दो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है जी, कर लो तो इसे नोट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कह रहा इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर -3 एंड -2 रेस्पेक्टिवली, देन ए पोलिनोमियल इज, तो वह पोलिनोमियल कौन सा होगा, यहाँ पर समझ गए। तो आपके सामने जो दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें है सम ऑफ, इसमें सम दे रखा और प्रोडक्ट दे रखा, तो मुझे ये बताओ
सम ऑफ जीरोज होता क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूले को नोट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता सी अपॉन ए। तो इसमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जो ये वैल्यू मुझे मिल जाए, मतलब इसके बराबर आ जाए आपका माइनस का 3 और इसके बराबर आ जाए माइनस का 2, बस ये कहना चाह रहा हूं, समझ गए। तो यहां पर देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां से, पहली बात तो ये है, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है और अल्फा बीटा बराबर ये है तो पोलिनोमियल बनाने की एक कंडीशन होती है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें पुट कर लीजिए और जो सी भी पोलिनोमियल की कंडीशन बन जाती है वही इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर एडिजिट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स, अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 2। अब इसमें देखो ये ऑप्शन ये वाला पार्ट किस ऑप्शन में मैच करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब है कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉमन नंबर मिलेगा, जिसमें आपको कॉमन नंबर मिलेगा सभी स्टूडेंटों को, ठीक है जी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा जी। आपके सामने प्रत्यक्ष बिल्कुल फॉर्मूला हमने लिख दिए हैं, जीरोस दे रखा पोलिनोमियल के, ये जो दे रखे थे सम एंड प्रोडक्ट दे रखे रेस्पेक्टिवली, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, तो इससे बनने वाला फॉर्मेशन ये है जो पोलिनोमियल है, तो ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस बिहाफ पर क्या ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, अब इस ऑप्शन पर हम जा सकते हैं डी पर, समझ गए। तो इस तरीका से हम ऑप्शन नंबर डी को लिख सकते हैं कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो हम इसको यहाँ पर भी चेक करें, इसको इससे चेक करता हूं तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस की वैल्यू पहले दे रखी है 3 और अपॉन माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, जबकि ये प्लस आ रहा है, समझ गए। तब भी अब भी नहीं बैठ रहे हैं, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं, कोई से इससे मैच नहीं है, समझ गए। तो आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर कराते हैं 12 जो आपका एमसीक्यू है, इसमें कह रहा मीना कैलकुलेट्स that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08 full stop if total 800 tickets were sold, comma the number of tickets bought by her is। ये कह रहा जो मीना नाम की कोई लड़की है उसकी प्रोबेबिलिटी हर द विनिंग, जीत की जो फर्स्ट प्राइज था लॉटरी का वो 0.08 था, मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें दे रखी है 0.08, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब पी की वैल्यू इसमें गिवन है, समझ गए। पी की वैल्यू गिवन है, टोटल नंबर दे रखा है, सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर अपॉन में होता है, तो नीचे होती है वैल्यू टोटल नंबर, टोटल आउटकम लिख सकते हैं, आउटकम। और अब इसके यहाँ पर वैल्यू होती है आपकी जितनी वैल्यू आपकी फेवरेबल पॉइंट है, तो उसी को पूछ रहा है उसने कितने टिकट क्या किए, बहुत माने खरीदे, ठीक है जी। तो यहां पर देखेंगे उसके मतलब उसके द्वारा कितने टिकट खरीदे गए, तो यहां पर आ जाएंगे फेवरेबल ऑफ टिकट, इसी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.08, फेवरेबल पूछ रहा है इसमें, तो इसको मैं कुछ वैल्यू नाम दे देता हूं, सपोज जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं टिकट नंबर ऑफ टिकट लिख लेता हूं, नंबर ऑफ टिकट अपॉन में टोटल नंबर कितना दे रखा 800, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.08 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 में, यह आ जाएगा नंबर ऑफ टिकट,
ठीक है, नंबर ऑफ टिकट। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 की 8 में मल्टीप्लाई 64, तो नंबर ऑफ टिकट। इस तरीका से इस क्वेश्चन को करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 64। 64 इसमें इसने कितने टिकट्स बहुत किए, उसके द्वारा कितने टिकट बहुत किए गए? 64। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको मैच कर लीजिए आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन था ये इस पेपर का। ये करा, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी आउट इज, यूज करना पाई इज इक्वल टू 3.14। राइट ऑप्शन आपके सामने स्टूडेंट्स गिवन है, देख लीजिए आप। तो इसका मीनिंग क्या है? आपके सामने कोई हेमिस्फेयर दे रखा है, हेमिस्फेयर दे रखा है, इसको कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, कोई हेमिस्फेयर दे रखा, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। जब इसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी तो इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर ही होगी। समझ गया? इसमें कह रहा इस 10 सेंटीमीटर के अर्धगोले में से ये शंकु लकड़ी में, लकड़ी का बना हुआ, इसमें से जो शंकु दे रखा है, मतलब जो इसमें से शंकु निकाल लिया जाता है। ठीक है, मतलब काट कर शंकु निकाल लिया जाता है। तो इस शंकु का क्या बताना? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना जो ये निकाला गया है। समझ गए आप? कौन का तो सब जानते हैं। देखो कौन का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? तो CSA ऑफ कौन, तो इसका फॉर्मूला होता पाई आर है। समझ गए? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कौन होता उसका एरिया क्या होता? पाई आर एल। अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ पर ये कौन है? ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 10 है बेस और 10 ही परपेंडिकुलर, मतलब दोनों रेडियस है। तो इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लो, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसी को तो स्लैंट हाइट बोला जाता है, कोई भी शंकु है जैसे कि। तो इसमें ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। समझ गए? अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, और रेडियस क्या है आपकी? आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। राइट, अब यहाँ पर वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, और आर की वैल्यू क्या है? 10, और एल की वैल्यू अभी फाइंड किया जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिख देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, वैल्यू बनी 314 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिए इसको ठीक से। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में है ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 14 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा स्टेप डेविएशन मेथड was use x minus a upon h बराबर u full stop। it was found that x bar is equal to 64 comma h बराबर 5 and a is equal to 62.5 full stop। then the value of u bar, मतलब u bar की वैल्यू पूछ रहा है इसमें क्या होगी। ठीक है जी, अब इसमें देखिए आप, आपके पास x बार की वैल्यू दी गई है और h की वैल्यू भी गिवन है और a की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये मुझे यूज करना, तो यूज में इसको कैसे करूं? तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन में जो मिस्टेक इन्होंने दी है इनमें कॉमन नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इसको मिस्टेक को हम सुधार भी सकते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया x माइनस का a और अपॉन में h बराबर u है, तो यहाँ पर जो x दे रखा है यहाँ पर x बार होगा और यहाँ पर h, यहाँ पर u होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला होता आपका, ठीक है, फॉर्मूला होता आपका x बार माइनस का a इज इक्वल टू h u बार। तो h को इधर लाओ, यही तो फॉर्मूला बना, इसी से तो बना है ये वाला। ठीक है, जब प्रूफ करते हैं तो इसको ले लेंगे इधर, तो x बार
माइनस का ए और अपॉन में एच बराबर यू बार। तो यू बार की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की बार की वैल्यू क्या है 64, ए वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 62.5 और अपॉन में एच की वैल्यू आपका 5 और बराबर यू बार। इसको सेपरेट करेंगे कितना आएगा 1.5 अपॉन 5 बराबर यू बार। समझ गए। अब इधर देखिए आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 बार जाएगा डिवाइड होके। तो यू बार की वैल्यू बताओ क्या आएगी 0.3। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब इसमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स, देखो ये कोई सर्कल है, मैं इसको बिल्कुल डीपली समझाता हूँ। इसमें सेंटर होता है, इस सेंटर से जो जो रेडियस होती है आपकी, ये रेडियस आपकी, इसमें रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये आपका ओ पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इससे जो सेक्टर है, ये सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर ओ ए पी डी। इसका एंगल फाइंड करना, थीटा मान लिया हमने थीटा। तो इसका एंगल का फॉर्मूला होता है, मतलब वैल्यू होती है, मतलब इसका एरिया दिया गया है एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। समझ गए इस बात को। अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू दे रखी है 55/3, तो यहाँ रखेंगे 55/3 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी स्टूडेंट। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा बराबर क्या है, ठीक है जी। तो थीटा है डिजिट 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 10 और मल्टीप्लाई में 10। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 से करेंगे 10 को, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको देखो, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितने टाइम 9 टाइम। समझ गए जी। अब इधर बचा आपका 9 और 7, इधर बचा 1/3 थीटा अपॉन 9 मल्टीप्लाई 7, ये वैल्यू आपकी बची हुई है। तो 3 से इसको डिवाइड कर लो 3 टाइम, मतलब ठीक है 3 से 3 टाइम। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 3 जा 21 और थीटा इधर आया थीटा और इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 डिग्री, 21 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया सभी के, तो इसे नोट कर लो, मैच कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का पेपर देखा है यहाँ पर मैच कर सकता है अपने आंसरों को, जल्दी से नोट कर लो। 16 ये करा है, कंपेनिंग टेंट इन हेमिस्फेरिकल शेप of radius 1.4 meter, has a door opening of area 0.50 meter square, outer surface area of the tent, outer surface area of the tent का outer surface area ये होता है आपका हेमिस्फेयर का एरिया। निकाल दो क्या होता है एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है बताइए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 है डिजिट, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बताइए क्या है 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 1.96। इसको इससे डिवाइड कर लो, कितने टाइम होगा बताइए 0.28 टाइम, 2244 मल्टीप्लाई में 0.28। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 8 4 जा 32, 2 आ रहा है सब में, ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से एक आएगा 4 2 जा 8 2 12। इसका आंसर क्या आएगा 32, मतलब 12.32 मीटर स्क्वायर, 12.32 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से कम 3 क्वेश्चन मिले थे आपके एमसीक्यू। इसमें दिया गया स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ई, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन होती है 1 से और 1 के इक्वल, और ग्रेटर देन होती है 1 0 से और 0 के इक्वल। इस फॉर्मूले को आप याद रखो
इस फॉर्मूले से ही सभी को ये ऑप्शन हो जाएंगे सॉल्व। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 1 और 0 के बीच में आनी चाहिए, इसका मतलब 1 से छोटी हो लेकिन 1 से ज्यादा बड़ी ना हो। ऑप्शन नंबर ए पर जाते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, 39/100। तो इसमें कह रहा नॉट प्रोबेबिलिटी, तो ये तो ठीक है, ये तो है प्रोबेबिलिटी, इसमें नॉट कह रहा तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसमें कह रहा 0 पॉइंट, इसको यदि मैं सॉल्व करूं, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ 0.39 है, ये 1 से लेस देन है तो ये तो है प्रोबेबिलिटी। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट हटा लीजिए तो 0 0 आ जाएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करो पहले। इसमें भी है 10/100, 10/100 मतलब 1/10, ये भी प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है, क्योंकि 1 और 0 के बिटवीन है। अब इस पर आ जाइए, इसको जो है मैं सॉल्व करता हूँ 10/, पॉइंट हटाऊंगा तो इसके जो नोमिनेटर होता है उसमें 0 इंक्लूड कर दूंगा। 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो इसमें वैल्यू बनेगी 50। क्या वैल्यू बनी, 50। और इसमें देखो 50, जो 50 टर्म है, ये जो 50 डिजिट है, क्या 0 और 1 के बीच में है, नहीं। इसका मतलब है यह प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉट पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ गया आप? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और रियल और इक्वल रूट कब हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जब इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल ले लेते हैं या उससे इक्वल ले लेते हैं, मतलब उससे ग्रेटर देन। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है जब डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल होती है 0 से। समझ गए इस बात को? इस फॉर्मूले को हम लेके चलेंगे, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वल भी होता है और ये अपने आप में रियल भी होती है वैल्यू। यहाँ से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आएगी आपकी के और बी की वैल्यू होगी -6 और सी की वैल्यू होगी -4। कंपेयर करके वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, -4 और ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू बताइए क्या है इसमें, सी की वैल्यू दे रखी है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको करेंगे 36 माइनस का 4 4 जा, इधर माइनस वैल्यू है और 4 जा कितना होता है 16। ठीक है, तो इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 16 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस का के मतलब 16 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36। अब इसको डिवाइड कर लो, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36/16। बताइए इससे हम इसको हम किससे डिवाइड करें, 9 से कर लो, 4 से कर लो, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। ऑप्शन आया के इज इक्वल टू भी ले सकते हैं माइनस का 9/4। ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9/4। के की वैल्यू आएगी माइनस का 9/4। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, तो 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके सामने हमने कर दिए हैं। अभी आपके बचे हैं 2 क्वेश्चन और, जो आपके हैं असर्शन और रीजन्स वाले। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। इनके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, आपके 20 एमसीक्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो असर्शन में क्या कहता है, द सिस्टम लीनियर इक्वेशन 3x माइनस का 5y प्लस का 7 बराबर 0 एंड -6x प्लस का 10y प्लस 14 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इसमें कह रहा है कि ये इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, चेक करते हैं इनकंसिस्टेंट का मतलब है, इसको कैसे चेक करें। देखो इसमें लिखेंगे 3/A1/A2 माइनस का 6 इज इक्वल टू होना चाहिए, इज इक्वल टू है माइनस का 5/10 इक्वल टू 7/14। इसको डिवाइड करें 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, और 1/2। इसका मतलब है ये वैल्यू ही क्या है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये वैल्यू ही तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, जब इक्वल होती है, ये दोनों तो वैल्यू इक्वल है लेकिन ये माइनस नहीं है, मतलब यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, यहाँ पर तो वैल्यू माइनस में है लेकिन यहाँ माइनस में ना आता, ये वैल्यू अनइक्वल होगी। इसका मतलब है ये जो कंडीशन बनी, ये बनी आपकी इनकंसिस्टेंस की। तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है आपका।
ठीक है, एसर्शन वाला बिल्कुल राइट है क्योंकि इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और कंसिस्टेंस होती तो ये तीनों इक्वल आ जाते पार्ट, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, व्हेन टू लाइन इक्वेशन डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। जो आपकी पैरेलल लाइन होती है, लाइन जैसे कि पैरेलल लाइन की बात करता हूँ, ए वन अपॉन ए टू इजक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इजक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये कंडीशन है। तो ये वाली चीज बिल्कुल सही है, पैरेलल लाइन होती है और ये यूनिक होती है जी पैरेलल लाइन, समझ गए। तो इसमें जो ये आपका दे रखा है तो यूनिक, लेकिन डज नॉट, डू नॉट यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, समझ गए, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये वाला रीजन आपका फॉल्स हो जाएगा, समझ गए। तो 19 वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी इज राइट आंसर। सी वाले पर जाइए, 19 का होगा आपका सी ऑप्शन लगा देंगे, 19 वाले पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका सी, समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज 20 पर। ये कह रहा असर्शन HCF ऑफ 36 एम स्क्वायर कॉमा 18 एम की वैल्यू दे रखी है आपकी 18 एम। ये कह रहा एम एक प्राइम नंबर है, तो एम की वैल्यू ले लो 2 यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये इसका HCF ही होता है, मतलब एम की वैल्यू हम कुछ भी रखें, जैसे 36 है, 36 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 18 ही 36 आ जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36। तो इसका जो HCF है, HCF स्टूडेंट्स वो 18 36 ही आ जाएगा इसका है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये तो बात ठीक है आपकी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है रीजन में क्या कहता है, HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन, इसके जो दोनों नंबर होते हैं वो लेस देन होते हैं, दोनों नंबर लेस देन होते हैं और इक्वल होते हैं द स्मॉलर नंबर के। अब इसमें स्मॉलर नंबर है आपका ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो ये कह रहा ऑलवेज लेस देन होती है, क्या ये दोनों नंबर ऑलवेज, जो कौन सा ऑप्शन है बी, तो 20 का कौन सा ऑप्शन है, बी इज राइट आंसर, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है जी, लेस देन ही तो है, लेस देन स्मॉलर नंबर से, समझ गए, तो दोनों सही है जी। बोथ ए एंड assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, मतलब ये एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं दिखा रहा लेकिन वैसे ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, assertion की एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, कौन सा रीजन, ठीक है, लेकिन दोनों ही बात सत्य हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है एक ही, मतलब assertion की। तो हम कह सकते हैं बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट, जो आपका बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, समझ गए, assertion की एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे, 20 एमसीक्यूज हमने करा दिए जो आपके एग्जाम में आए थे स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके दोस्त एग्जाम दे के आए हुए हैं वो इस वीडियो से अपने क्वेश्चनों को टैली कर लेंगे, हाँ जी हमारे कितने एमसीक्यूज सही और कितने एमसीक्यूज गलत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।